नमस्कार। तारीख 17 सितंबर और दिन मंगलवार। ये बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। अरविंद केजरीवाल ने सौंपा इस्तीफा, आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक दिल्ली के लोगों की रक्षा करना कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर दिल्ली के लोगों की फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज बंद ना कर दे, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम को मुख्यमंत्री पद के लिए क्यों बढ़ाया, करेंगे विश्लेषण। नंबर 1 महिला है, नंबर 2 युवा है, तो वुमेन 50% महिला वोट है जो उसके अंदर, दिल्ली के अंदर। पश्चिम बंगाल में कल देर रात तक चली डॉक्टरों और मुख्यमंत्री की बातचीत। ममता ने मानी 3 मांगे, विपक्ष ने साधा निशाना। पिछले 12 साल से तृणमूल कांग्रेस जो सत्ता की नाम पर पश्चिम बंगाल का ऊपर हेजिमोनी एस्टेब्लिश कर दिया, उसी का खिलाफ जनता अपना आक्रोश प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन इससे पहले देश दुनिया का हाल सुनिए सुमिरनप्रीत कौर से। इसराइल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेट का कहना है कि उसने लेबनान के हिजबुल्लाह के एक नियोजित बम हमले को विफल कर दिया है। इस्राएली सेना ने यह भी कहा है कि उसने दक्षिणी लेबनानी क्षेत्र ब्लीडा पर कथित हवाई हमले में 3 हिजबुल्लाह सदस्यों को मार दिया है। हिजबुल्लाह की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। वहीं फलस्तीनी आपातकालीन सेवाओं का कहना है कि सेंट्रल गजा में अल बुरेज शरणार्थी शिविर पर इस्राएली हवाई हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है और कई लोगों के घायल होने की आशंका है और कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। इस्राएल ने अभी तक कोई औपचारिक टिप्पणी नहीं की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक ने कहा है कि सूडान में गृह युद्ध के कारण उत्पन्न हुए मानवीय संकट पर बाकी देश वो ध्यान नहीं दे रहे हैं जिसका वो हकदार है। हाल ही में सूडान का दौरा करने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक टेड्रोस एडनोम गेब्रियस ने बीबीसी को बताया कि लगभग हर जगह भूखमरी है और कई लोग विस्थापित हुए हैं। उन्होंने कहा, It's really tragic and the attention it gets from the international. टेड्रोस एडनोम कह रहे हैं, ये वास्तव में दुखद है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस तरफ कम ध्यान दे रहा है। सूडान को वो ध्यान नहीं मिल रहा है जिसका वो हकदार है। मैंने ये सब देखा है और इसके बारे में बोलना जारी रखूंगा। मुझे लगता है कि सूडान के लिए गंभीरता से सोचना होगा। और भी ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें लोगों के ध्यान की जरूरत है। आपको याद है जब टाइग्रे इथियोपिया में युद्ध हुआ था, तब भी मैंने यही कहा था। अमेरिकी सीक्रेट सर्विसेज का कहना है कि उनको एलन मस्क के अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में किए गए ट्वीट की जानकारी है। एलन मस्क ने अपने एक ट्वीट में लिखा था कि कोई भी राष्ट्रपति जो बाइडेन या उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की हत्या का प्रयास नहीं कर सकता है। हालांकि बाद में मस्क ने अपना ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया था और कहा कि ये केवल एक मजाक था। मस्क ने ये ट्वीट रविवार को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कोशिश की खबरों के 1 घंटे बाद किया था। एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक माने जाते हैं और ट्रंप ने उनको भरोसा दिलाया है कि अगर वो दूसरी बार जीतते हैं तो वो मस्क को सरकारी दक्षता आयोग के संचालन की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। मस्क के ट्वीट की कई सारे एक्स यूजर्स ने आलोचना भी की है। भारत सरकार का कहना है कि मणिपुर में हिंसा को खत्म करने के लिए वो बातचीत कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार मैतेई और कुकी समुदाय के बीच चल रहे संघर्ष को हल करने के लिए एक रोड मैप तैयार कर रही है। अमित शाह ने नई दिल्ली में कहा, मुझे आशा है कि हम इस पर बहुत अच्छे से कंट्रोल ले पाएंगे। स्थानीय दोनों जातियों से हमारा संवाद भी है, क्योंकि नस्लीय हिंसा है। जब तक संवाद होकर दोनों के बीच में समाधान नहीं होता, कोई परिणाम नहीं निकल सकता। हम कुकी ग्रुप्स के भी चर्चा कर रहे हैं और मतई ग्रुप से भी चर्चा कर रहे हैं। इधर गृह मंत्रालय ने मणिपुर के लोगों को सस्ते दामों पर सामान उपलब्ध कराने के लिए एक पहल की शुरुआत की है। इस पहल के बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि 17 सितंबर से आम लोगों के लिए केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार खुल जाएंगे और बुलडोजर के जरिए प्रॉपर्टी गिराए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश में इस किस्म के डेमोलिशन पर रोक लगा दी है। अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि कुछ जगहों में अतिक्रमण पर ये रोक लागू नहीं होगी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि ये आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों और जलाशयों पर हुए अतिक्रमण पर लागू नहीं होगी। मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। जैसा कि 2 दिन पहले ही तय था कि आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, तो पूर्व योजना के तहत ही आज शाम केजरीवाल मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ अपना इस्तीफा एलजी यानी कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपने पहुंचे। और इस्तीफा देने के बाद जब पार्टी नेता बाहर आए तो गोपाल राय क्या बोले? दिल्ली के अंदर आगे सरकार को संचालित करने के लिए सुबह आम आदमी पार्टी के विधायक मंडल दल की बैठक हुई थी। बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी जी को अपना विधानमंडल दल का नेता चुना गया था। हमने आम आदमी पार्टी के विधानमंडल दल का जो फैसला है पार्टी की तरफ से उपराज्यपाल जी को सूचित किया है और साथ ही साथ हमारे विधायक दल की नेता आतिशी जी की तरफ से जल्द सरकार बनाने के लिए दावेदारी प्रस्तुत की गई है। हमने उपराज्यपाल महोदय से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द शपथ की तारीख सुनिश्चित की जाए। और मोहन, यहाँ जो चेहरा सामने आया है नए मुख्यमंत्री के लिए वो है आतिशी का। उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा कर मुझ पे ये जिम्मेदारी दी है और आने वाले कुछ महीने तक जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है तब तक मेरे 2 काम रहेंगे। एक, ये मुहिम चलाना कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के हम लोग मिलके दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक दिल्ली के लोगों की रक्षा करना कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर दिल्ली के लोगों की बिजली, फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज बंद ना कर दे, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो इस इस्तीफे से पहले जैसा कि गोपाल राय बता रहे थे कि दिन में लगभग 11:30 बजे के आसपास आम आदमी पार्टी की विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद के लिए आतिशी के नाम का प्रस्ताव किया और इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। पिछले 2 दिनों से जब से केजरीवाल ने अपने इस्तीफे की घोषणा की थी, उस दिन से चर्चाओं के केंद्र में कई सारे नाम थे जो कि इस पद के लिए उछल रहे थे। जी बिल्कुल, इन नामों में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, गोपाल राय, आतिशी और कैलाश गहलोत के नाम शामिल थे। लेकिन जब आतिशी के नाम पर मोहर लगी तो तय हो गया कि दिल्ली को नया महिला मुख्यमंत्री मिलने वाला है। जब आम आदमी पार्टी के दफ्तर में ये सारा घटनाक्रम घूम रहा था, उस वक्त बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा वहां मौजूद थे। सुनिए उस वक्त का भेजा ब्यौरा। आतिशी दिल्ली की 3री महिला मुख्यमंत्री होंगी। अब से कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक रूप से उनके नए मुख्यमंत्री होने की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बेहद मुश्किल समय में पार्टी ने आतिशी को मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। 1981 में पैदा हुई आतिशी ने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने ब्रिटेन से पढ़ाई की और साल 2006 में उन्हें प्रतिष्ठित शेवनिंग फेलोशिप मिली थी। भारत लौटकर उन्होंने कई गैर सरकारी संगठनों के साथ काम किया। शिक्षा के अधिकार के लिए भी उन्होंने काम किया। इसके बाद साल 2013 में आतिशी आम आदमी पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुई थी। लंबे समय तक वो पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर काम करती रहीं। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जाता है कि आतिशी ने दिल्ली की शिक्षा नीति निर्धारित करने में बेहद अहम भूमिका निभाई। 2 साल पहले जब आम आदमी पार्टी शराब नीति में हुए कथित भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी, एक के बाद एक पार्टी के कई नेता जेल चले गए, तब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में आतिशी ने ही सरकार के कामकाज को संभाला। इस समय आतिशी के पास सबसे ज़्यादा मंत्रालय और विभाग थे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कल तक उनके नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की थी, लेकिन पार्टी से जुड़े सूत्र ये स्पष्ट संकेत दे रहे थे कि अगली मुख्यमंत्री आतिशी ही होंगी। आतिशी दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और उनसे पहले सिर्फ शीला दीक्षित और भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज ही महिला मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं। तो आतिशी के नाम की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आतिशी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उन्होंने कहा, पहले दिल्ली के पास एक जेल वाला सीएम था, फिर बेल वाला सीएम बना,
और अब एक डमी सीएम बनने वाला है। और ये डमी सीएम का शब्द मेरा नहीं है, ये सौरभ भारद्वाज का है, ये सोमनाथ भारती का है, ये उन तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं का है जो आकर कह रहे हैं कि अब जो भी मंत्री सीएम बनेगा, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, वो तो केवल खड़ाऊ सीएम बनेगा, अरविंद केजरीवाल के लिए स्टॉप गैप अरेंजमेंट बनकर सीएम बनेगा, केवल एक नाइट वॉचमैन की भूमिका में सीएम बनेगा। ये कहने का काम मैंने नहीं बल्कि सौरभ भारद्वाज ने किया है। आपने एक महिला को तो मुख्यमंत्री बनाया, प्रॉक्सी मुख्यमंत्री और डमी मुख्यमंत्री साबित करने का काम भी आम आदमी पार्टी के नेताओं ने किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये थे बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। वहीं कई और पार्टीज की भी प्रतिक्रिया सामने आई। बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कहा कि ये चुनावी चाल है। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली के सीएम पद से अब इस्तीफा देना वास्तव में जनहित और जन कल्याण से दूर इनकी चुनावी चाल और रणनीतिक पैंतरेबाजी है। आतिशी के नाम की घोषणा के बाद एक नाम जो चर्चा में आ गया और वो नाम है आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल। आपको याद दिला दें कि ये वही स्वाति मालीवाल हैं जिन्होंने केजरीवाल के निजी सचिव पर मारपीट का आरोप लगाया था। तो स्वाति मालीवाल ने अपने एक्स हैंडल से लिखा कि दिल्ली के लिए आज बहुत दुखद दिन है। दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया जा रहा है जिसके परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। आज आतिशी मारलेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो स्वाति मालीवाल के इस बयान पर जवाब दिया आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे ने। स्वाति मालीवाल जी ऐसी इंसान है कि जो राज्यसभा जाने के लिए टिकट आम आदमी पार्टी से लेती हैं, लेकिन प्रतिक्रिया देने के लिए, बोलने के लिए स्क्रिप्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से लेती हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि थोड़ी बहुत भी अगर शर्म हो, थोड़ी बहुत भी लज्जा हो, तो उन्हें आम आदमी पार्टी का राज्यसभा का टिकट त्याग देना चाहिए, राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और अब उनको भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा जाने का रास्ता चुनना चाहिए। राज्यसभा में रहने का शौक है तो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा का टिकट लेना चाहिए उन्हें। तो आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे कह रहे हैं कि भाई स्वाति मालीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए और आपकी ही सीट पर वो राज्यसभा सांसद हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हें राज्यसभा सांसद को त्याग देना चाहिए। तो अब आतिशी बनेंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री और वो तब तक सीएम रहेंगी जब तक दिल्ली में चुनाव नहीं होते, क्योंकि केजरीवाल ने भी कहा है कि वो जनता के सामने जाएंगे और जनता का जो फैसला होगा वो चुनकर वापस आएंगे। तो आतिशी के सामने अब कौन सी चुनौतियां हैं? बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा ने बात की वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री से और उनसे यही सवाल पूछा। सबसे बड़ी चुनौती है कि सरकार के अंदर कामकाज का विश्वास बहाली की जाए। जो मुख्यमंत्री थे केजरीवाल, वो 178 दिनों तक जेल में एक तरीके से रहे, 156 दिन जेल में और 21 दिन इंटरिम बेल पर। तो जो गवर्नेंस थी, जो सरकार के फैसले थे, जो लोक कल्याणकारी बातें होती हैं, तमाम सड़कों की मरम्मत है, दुनिया भर के काम है, जनहित के जो काम है, वो सारे बैक सीट पर चले गए थे। और चुनाव आपको पता है कि जनवरी, अगर फरवरी में रूटीन में भी चुनाव होगा तो केवल 5 से 6 महीने बचे हुए हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती होगी कि गवर्नेंस को वापस फोकस में लेकर और कुछ बड़े फैसले करना, जिसका इशारा भी कल किया केजरीवाल ने, क्योंकि वो तो कोई फाइल साइन कर नहीं पा रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर बैन लगा दिया उन पे ऑफिस जाने में भी, उसमें भी। तो आम आदमी पार्टी का बिल्कुल नैरेटिव खराब किया गया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एलजी की मदद से। तो अब वो सारे बहाने खत्म, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी कोई छोटे रणनीतिकार नहीं है, वो बीजेपी को उसी के मैच पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने, देखिए, आतिशी को क्यों बनाया? नंबर 1 महिला है, नंबर 2 युवा है, तो वुमेन 50% महिला वोट है जो उसके अंदर, दिल्ली के अंदर। सबसे बड़ी बात क्या है, स्वाति मालीवाल वाली जो घटना थी उसके बाद आम आदमी पार्टी का बहुत डैमेज हुआ एक तरीके से महिलाओं के अंदर कि ये क्या हो गया। सर, ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी महिलाओं के लिए 1000 रुपए आर्थिक मदद की योजना ला सकती है। देखिए, वो तो एक पैटर्न ही बन गया पूरे देश में। अब मध्य प्रदेश में लाडली बहना आपने देख लिया, उसके बाद आपने हिमाचल प्रदेश में उसका देख लिया रेप्लिकेशन, अभी महाराष्ट्र में देख रहे हैं आप, जम्मू कश्मीर में घोषणा कर दी गई है, कर्नाटक में ऑलरेडी लागू कर दिया गया है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ये मुद्दा तो लेके ही आएगी। क्या जो इनका जो तंत्र है पूरा गवर्नेंस का, सीपीडब्ल्यूडी है, ये अपने एनडीएमसी है, क्या वो उतना एक्टिवली काम करेंगे इनकी डायरेक्शन पर? क्योंकि अभी तक तो कर नहीं रहे, अभी तक तो सब एलजी का कंट्रोल है। तो क्या एक नैरेटिव ये बन सकता है
आम आदमी पार्टी की तरफ से कि हम काम करना चाहते हैं, बीजेपी और एलजी हमें काम नहीं करने देती। ये नैरेटिव के साथ मैदान में जाएंगे और उसके लिए आतिशी इनके पास बेस्ट पॉसिबल चेहरा था। सर, आम आदमी पार्टी इस समय काफी कानूनी दिक्कतों से भी जूझ रही है। हमने देखा मुख्यमंत्री जेल गए, उप मुख्यमंत्री जेल गए, संजय सिंह और कई सारे नेता। जी। अगर कानूनी नजरिए से देखा जाए तो क्या आतिशी के सामने भी कोई चुनौती आ सकती है? देखिए, अब तो अगर एक तो पहली बात तो यह कि दिल्ली में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो और है कि आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि हमारे तो चुनाव महाराष्ट्र के साथ करा दीजिए। अगर आपको ध्यान हो, भारतीय जनता पार्टी भी लगातार जब केजरीवाल जेल में थे तो उनका इस्तीफा मांगकर चुनाव कराने की बात कर रही थी। तीसरी इसमें इंटरेस्टिंग बात है, प्रधानमंत्री एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करते हैं। तो जब रूलिंग पार्टी कह रही है कि चुनाव करा दीजिए, तो क्या ये चुनाव कराएंगे नवंबर में? बड़ी चुनौती होगी ना एक। ये जो घटनाक्रम हुआ है आतिशी के मुख्यमंत्री बनने, केजरीवाल के पद छोड़ने, ये ऐसे समय में हुआ है जब नजदीकी राज्य हरियाणा में चुनाव भी है। क्या हरियाणा के चुनावों पर भी इस निर्णय का कोई असर हो सकता है, या आतिशी के सामने पार्टी को लेकर वहां कोई चुनौती हो सकती है, या वो सिर्फ? देखिए, इसमें इंटरेस्टिंग बात और है कि हरियाणा का चुनाव तो 8 अक्टूबर को फिनिश हो जाएगा, 5 को पोलिंग हो जाएगी, 8 को काउंटिंग हो जाएगी। तो उसका उस तरीके का कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। उसकी इम्प्लीकेशन हरियाणा के रिजल्ट की इम्प्लीकेशन दिल्ली पर जरूर आएगी, क्योंकि दिल्ली को हरियाणा 3 तरफ से घिरता है, आपको पता है। गुड़गांव, फरीदाबाद से लेकर के झज्जर का एरिया, रोहतक का वो एरिया, सोनीपत का एरिया, ये पूरा दिल्ली घिरा हुआ है 3 तरफ से, तो उसका इम्पैक्ट जरूर जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो भी चुनाव का वगैरह कार्यक्रम है, चाहे महाराष्ट्र का चाहे दिल्ली का होगा या नहीं होगा, वो तो एक सवाल है। लेकिन अगर होगा भी तो वो हरियाणा और ये जो चुनाव जम्मू कश्मीर का चल रहा है, उसका पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही चुनाव घोषित होगा, ये मान के चलिए जी। तो उस तरीके से देखेंगे तो ब्रैकेट बहुत बड़ी है आतिशी के पास। जो आपने सवाल पूछा, आतिशी के पास मैक्सिमम आप कितना कहेंगे, 25 दिन की ब्रैकेट है अगर चुनाव जल्दी होता है तो, और अगर चुनाव जल्दी नहीं होता है, टाइम पे होता है, तो 3.5 महीने की ब्रैकेट है। सर, पॉलिटिक्स में हर आदमी खुद से और जो अपने साथी राजनेता होते हैं उनसे एक प्रतिद्वंदिता कर रहा होता है, और जाहिर तौर पर आतिशी जो पार्टी के बाकी लोग हैं उनसे काफ़ी आगे निकल गई हैं। क्या अंदरूनी स्तर पर भी उन्हें पार्टी में किसी तरीके की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है? नहीं दिलनवाज जी, देखिए, ये सवाल तब होता है जब आप सामान्य परिस्थितियों में कुछ बड़ा हासिल कर लेते हैं। यहाँ पर जो दिल्ली की पॉलिटिकल स्थितियां हैं वो बहुत असाधारण परिस्थितियां हैं, और पार्टी की जो फ्रंट लाइन है, चाहे वो केजरीवाल है, चाहे वो सिसोदिया है, चाहे ये अपने संजय सिंह थे, जो टॉप लाइन थी वो सारी की सारी केसेस में फंसी हुई है। ऐसे में आपको एक डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा फेस चाहिए जो आपको ना तो कभी चुनौती दे, जो खड़ाऊ राज चलाए, केजरीवाल की खड़ाऊ के सारे राज करे, ऐसा एक चेहरा चाहिए था जिसके ऊपर लेकिन ये प्रयोग तो पहले भी हुआ है। खड़ाऊ राज सीएम जीतन राम मांझी, उधर चंपाई सोरेन, और नतीजे हमने आगे चल के देखे। क्या केजरीवाल के आपने नतीजे वापस वही मुख्यमंत्री आ गए जब उसका नहीं, वो मुख्यमंत्री पे आ गए, लेकिन जीतन राम मांझी अलग हो गए, चंपाई अलग हो गए। जी, इनकी वो स्थिति नहीं जी। ये तो जो कुछ है ये केजरीवाल की कृपा से है, और जब तक केजरीवाल की कृपा बनी रहेगी तब तक ये रहेंगी। केजरीवाल की तो हालत है कि अगर वो नहीं चाहेंगे तो टिकट भी नहीं देंगे, उसमें क्या बात है। तो राजनीति में ये सब चलता रहता है। आज की तारीख में आतिशी उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में बेस्ट पॉसिबल चॉइस थी, उनके हिसाब से उन्होंने वो कर ली। आगे ये किसी चुनौती देने की, मतलब ये इतनी लोकप्रिय हो या ये कभी चुनौती दे पाने की स्थिति में हो, वो सारी चीजें ध्यान में रखी गई है ये फैसला करते टाइम। ना तो इनकी ऐसी मंशा है, ना इनकी ऐसी बुक्कत है कि ये कभी किसी स्टेज पे केजरीवाल या सिसोदिया को चुनौती देने की स्थिति में हो। तो आतिशी के सामने कौन सी वो चुनौतियां हो सकती हैं, इसके बारे में बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा बात कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री से। दिन की बड़ी खबर, चाहे भारत में हो या दुनिया में कहीं और, जो हुआ केवल वही नहीं, ऐसा क्यों हुआ जानिए वो भी। खबर के आगे क्या है, खबर की परतों के बीच क्या छिपा है, पहले समझे फिर समझाएं। बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। हमारी खबरों को पढ़ें bbchihindi.com पर। आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो सुमरन बता दे कि पॉडकास्ट में हम आगे क्या लाने वाले हैं। बात करेंगे पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी।
मनोहर चमोली मनु लिख रहे हैं कि महिला आमदाता आम आदमी पार्टी के साथ है और आम आदमी पार्टी ये मुद्दा उछालेगी कि आतिशी को काम नहीं करने दिया जा रहा। उपेंद्र मणि त्रिपाठी कह रहे हैं कि आतिशी को भी जेल पहुंचाने के लिए सीबीआई काम करना शुरू कर देगी। मदन लाल लंबूरिया लिख रहे हैं आतिशी को मुख्यमंत्री नियुक्त करके आम आदमी पार्टी ने चंपई सोरेन पैदा करने से खुद को सुरक्षित कर लिया। केशव कुमार कह रहे हैं कि मोदी तो आरएसएस की कठपुतली प्रधानमंत्री है, क्योंकि आज तक मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं की। और राकेश दुबे कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर विकास और बदलाव का हिस्सा बनने के लिए छटपटा रहा है। सनौल शायद नाम है। मोदी जी के शासनकाल में जितने लोग उनका हिसाब होना बाकी है। और इसके अलावा डीके परमार कह रहे हैं कि हरियाणा चुनाव की उथल पुथल पर जिक्र करें। तो यूट्यूब के कमेंट्स की अगर मैं मोहन बात करूं तो कैप्टन शमशाद हैं जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर है उसका वो स्वागत करते हैं। अविनाश चंद्रा हमें हरदोई उत्तर प्रदेश से सुन रहे हैं। मोहम्मद फ़हीम हैं जो केजरीवाल पर बात कर रहे हैं और विधानसभा के भंग होने की बात कर रहे हैं। तारीफ आलम है जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा था। और सैयद अब्दुल लतीफ़ हैं जो कह रहे हैं कि यूएन क्या सिर्फ छोटे ही देश को कंट्रोल कर पाता है। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन, पूरी खबर। ये आवाज़ें कोलकाता की हैं और कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद से ही डॉक्टरों का प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने कल यानी कि सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की और ये मुलाकात जो है वो बहुत देर रात तक चली। जी, इस मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने बताया कि सरकार ने 4 में से 3 मांगे मान ली हैं। और यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर वो मांगे क्या थी और वो कौन सी मांगे हैं जो ममता बनर्जी ने मान ली है। सुमरन, तो पहली जो मांग थी कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हटाया जाए, तो कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को पद से हटा दिया गया है। बल्कि ये बैठक के बाद से ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो खुद पद से हट जाएंगे। मनोज वर्मा होंगे कोलकाता पुलिस के नए कमिश्नर और विनीत गोयल का जो तबादला है वो एसटीएफ में कर दिया गया है। जी, बाकी मांगों में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशकों को हटाया जाना शामिल है। उस पर भी कहीं ना कहीं सहमत है सरकार, लेकिन एक मांग है जो उन्होंने नहीं मानी है, उसके बारे में बताना चाहेंगे? हाँ, तो वो जो मांग थी कि प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव नारायण स्वरूप निगम को हटाने की मांग थी और ममता बनर्जी ने ये मांग जो है वो नहीं मानी। और बैठक के बाद ममता बनर्जी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने 4 में से 3 मांगे मान ली हैं। मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशकों को भी हटाया जा रहा है और साथ ही उन्होंने अपील की कि डॉक्टर्स वापस काम पर लौटें और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथ ही ममता ने ये भी कहा कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि डॉक्टर्स और जो सरकार है वो सहमत हो। कोशिश किया है जूनियर डॉक्टर का बात सुनने के लिए, लेकिन हमारा पुलिस भी बहुत सारे काम करते हैं। अगर काम करते करते किसी को 2 मिनट देर हो जाता है, कोई काम पे अगर थोड़ा गलती हो जाता है तो उसको लेके, अगर किसी को गुस्सा है तो गुस्सा निभाने के लिए। तो ममता बनर्जी अपनी बात कह रही थी। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों में से एक अर्नब तालुकादार ने मुख्यमंत्री की ओर से अपनी 3 मांगों को जो स्वीकार किया गया उससे जीत बताया और ऐसा माना जा रहा है कि अपने राजनीतिक सफर में पहली बार ममता बनर्जी इतने दबाव में है। मेडिकल कॉलेज के मुद्दे की वजह से ममता बनर्जी विपक्षियों के साथ ही अपनों के सवालों के घेरे में भी रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है? बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने बात की भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रवक्ता शामिक भट्टाचार्य से। इसका अंदर तृणमूल कांग्रेस का एक गेम प्लान है। पूरा मूवमेंट का कंसंट्रेशन अभी जूनियर डॉक्टर्स का ऊपर हो रहा है, ये ठीक नहीं है। जूनियर डॉक्टर्स का कुछ अलग मांगे हैं, वो प्रैक्टिकल फील्ड में है, व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द हॉस्पिटल, उसका ऊपर उसका टिप्पणी है, उसका 5 दफा मांग है, उसको लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत किया। लेकिन आम जनता, ये जो स्पॉन्टेनियस आउटबस्ट ऑफ पब्लिक एंगर, इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ वो आरजीकर में एक महिला डॉक्टर की रेप और मर्डर नहीं है। पिछले 12 साल से तृणमूल कांग्रेस जो सत्ता की नाम पर पश्चिम बंगाल का ऊपर हेजिमोनी एस्टेब्लिश कर दिया, जीवन की सभी क्षेत्रों में जो दखलदारी उन्होंने दी है, उसी का खिलाफ जनता अपना आक्रोश प्रदर्शन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस आंदोलन पर रहेंगे।
जितना दिन ममता जी सत्ता पे रहेगी उतना दिन पश्चिम बंगाल में कोई सुधार आना संभव नहीं है। हमारा लक्ष्य एक ही है, किसी भी हालत से तृणमूल का नाम का जो अभिशाप है, जो श्राप है पश्चिम बंगाल को लग गया, इससे मुक्ति दिलाने का पूरा राज्यवासी को। तो भारतीय जनता पार्टी सांसद और प्रवक्ता शामिक भट्टाचार्य से बात कर रहे थे सलमान रावी, बीबीसी संवाददाता। और अब एक बार क्यों ना उन्हीं के पास चला जाए। तो सलमान, आपसे ये समझना चाहते हैं कि भाई अब तो 3 मांगे पूरी हो गई, तब भी क्या प्रदर्शन जारी है? देखिए, अभी भी जो है, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त जो जनरल बॉडी की मीटिंग है आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की, वो तो खत्म हो गई है, लेकिन PAN-GB जिसको कहते हैं कि और भी दूसरे मेडिकल कॉलेजेस के जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनका जो एक साझा फ्रंट बना है, वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट, तो इसकी जनरल बॉडी मीटिंग हो रही है। उसमें ये चर्चा हो रही है कि जो ममता बनर्जी ने आश्वासन दिया है क्या उसको मान लिया जाए। लेकिन जो अभी पहली बैठक जो हुई थी, जो खत्म हुई है, उसके बाद मेरी बात हुई वहाँ जो डॉक्टर हैं, जो प्रवक्ता हैं उसके आकिब अशरफ से, तो उन्होंने कहा कि जो मुख्य मुद्दा था कि हेल्थ सेक्रेटरी, क्योंकि हेल्थ सेक्रेटरी ही पूरे स्वास्थ्य सेवाओं का जो है वो उन्हीं के अंडर में ये सारा कुछ होता है, और जब हेल्थ सेक्रेटरी के ही हटाने की मांग कर रहे हैं उस पर मुख्यमंत्री राजी नहीं हो रही, सरकार राजी नहीं हो रही है, तो मामला जो है पेच यहाँ पर जाकर फंसा है। वैसे आज 4 बजे से पहले ही विनीत गोयल ने अपना इस्तीफा दे दिया और बहुत बड़ा फेरबदल भी हुआ है। ये जो डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज और डायरेक्टर हेल्थ सर्विस और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, दोनों को हटा दिया गया उनके पद से। और एक जो अहम मांग थी कि रोगी कल्याण समिति, जिस पर आरोप लग रहे थे तृणमूल कांग्रेस पर भी और सरकार पर भी कि इसमें रोगी कल्याण समिति में जो है तृणमूल कांग्रेस के एमएलए और स्थानीय नेता होते थे और वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे अस्पतालों का, तो रोगी कल्याण समिति को जो है बिल्कुल बदलने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें डॉक्टर, नर्स और लोकल थाना, इनके लोगों को शामिल किया जाएगा। और साथ साथ जो ये था कि 100 करोड़ रुपए खाली सुरक्षा और वहां पर जो है सेफ्टी मेजर्स के लिए अस्पतालों में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं पूरे बंगाल में, उसमें सरकार इसका प्रावधान कर रही है कि 100 करोड़ रुपए लगाकर सीसीटीवी कैमरा वगैरह और भी कुछ। तो उसमें लेकर आज वैसे सुप्रीम कोर्ट में भी काफी इस पे टिप्पणी की कि जो ये सिक वॉलंटियर्स को लगाया गया था कि ये कंट्रैक्चुअल बेसिस पर किसी की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। अभी तो फिलहाल CISF है आरजी कर में, लेकिन ये बातें हो रही थी जो जनरल बॉडी मीटिंग जहाँ पे मैं था मौजूद, तो ये चर्चा हो रही थी। तो अब देर रात तक ये चलेगी क्योंकि इसमें 2 तरह की बातें हो रही हैं, 2 खेमे बट गए हैं। कुछ का कहना है कि आंदोलन को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन कुछ का कहना है कि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो जो मांगे हैं जो लंबित रह जाएंगी तो वो लंबित ही रह जाएंगी, वो पूरी नहीं होंगी। और सुरक्षा और ये डॉक्टरों की जो सेफ्टी है उस पर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, फिर वो कहीं के नहीं रह जाएंगे। आज सरकार बात भी सुन रही है, कल कोई बात भी नहीं करेगा, ये चर्चा हो रही थी बैठक में। तो आपने बताया कि जनरल बॉडी मीटिंग में किस तरह की चर्चा हो रही थी। संक्षेप में अब ये समझना चाहते हैं कि भाई देखिए 3 बड़ी मांगे आपने मांग ली, ठीक है, आपने पुलिस कमिश्नर को बदल दिया, एक जो स्वास्थ्य सचिव हैं उनको हटाए जाने की मांग जो है वो नहीं मानी गई। अब क्या लगता है कि अब ये जो हड़ताल, धरना, प्रदर्शन और जो सरकार का काम है वो आज रात या उसके बाद, क्योंकि कई बार बात होती है कि डॉक्टर्स लौटेंगे, तो वो डेडलाइन कुछ तय हो पाएगी? कोई डेडलाइन तय नहीं हो रही है, बिल्कुल गतिरोध बरकरार है, अपनी जगह पर है, बैठकों का दौर चल रहा है। और यहाँ पर खास तौर से मीडिया के लोग भी रात भर जाग रहे हैं, क्योंकि कल भी 12:30 बजे के आसपास डॉक्टर निकले ममता बनर्जी के घर से। ये गतिरोध जो है वो खत्म कैसे होगा ये समझ में नहीं आ रहा। हालांकि ममता बनर्जी अपने जो उनका पॉस्चरिंग है, पॉलिटिकल पॉस्चरिंग, उससे काफी हटकर काफी नरम नजर आई। पहली बार ऐसा समझ में आया कि वो काफी दबाव में है, क्योंकि ये ममता बनर्जी वो नहीं है जो इस तरह से मान जाए और बैठकर बात करे और चाय के लिए आमंत्रित करे और हाथ जोड़कर विनती करे। तो ये सब इस रूप में देखा गया है ममता बनर्जी को। जो स्ट्रीट फाइटर का जो एक इमेज था उनका, वो काफी दबाव में दिख रही हैं। तो इसलिए अभी तो कहना बड़ा मुश्किल है कि किस तरह से ये आगे आंदोलन चलेगा और किस तरह से मतलब चलेगा, अभी चलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान रवि आपका। तो सुमरन, अब थोड़ी सी बात हॉकी की कर ली जाए।
और मोहन, आज ट्रेंड कर रही है इंडियंस हॉकी टीम, क्योंकि इंडिया ने जीत लिया है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला। उन्होंने चाइना को हरा दिया 1-0 से। भारत के लिए एक लौता गोल जुगराज सिंह ने किया, जो कि आखिरी क्वार्टर में किया, और ये मुकाबला बहुत दिलचस्प था जो 50 मिनट तक चला। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल्स में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया था, और उससे पहले एक मुकाबला हुआ था पाकिस्तान के साथ, जो भारत ने जीता था 2-1 से। ये टूर्नामेंट चीन के मॉकी हॉकी ट्रेनिंग बेस में खेला जा रहा है। और अब जाते जाते क्रिकेट की बात कर लेते हैं। मोहन, तो भारत का एक मुकाबला शुरू होने वाला है बांग्लादेश के खिलाफ, और आपको बता दें कि जो पहला टेस्ट मैच शुरू होगा वो चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में 19 सितंबर को होगा। तो सुमरन, ये तो बात हो गई खेल की, और इसी के साथ हमारे विदा लेने का वक्त भी आ गया। तो बीबीसी हिंदी का न्यूज़ पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर आज बस इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे, भाई क्या नाम है, गंगोत्री और अजीत सारथी। तो इनका नाम भी है। विदा लेने का वक्त आ चुका है। अनुमति दीजिए हमें सुनने के लिए शुक्रिया। कल इस वादे के साथ कि आपसे फिर मुलाकात तय है, तो हाजिर होंगे। कल मैं तो आऊंगा, आप भी आएंगी? कल का देखना पड़ेगा ड्यूटी। मुलाकात होगी। नमस्कार।